हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आज की ना जो आपकी ये क्लास है ना वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ना है जीके जीएस रेलवे के लिए। क्योंकि आपको पता है आपके बहुत से एग्जाम्स की डेट आ गई हैं, जैसे आपका आरपीएफ एसआई की डेट आ चुकी है, एलपी की डेट आ चुकी है। तो कैसे हमें अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, 45 डेज 50 डेज में आपका एग्जाम है, तो उसमें हमें कैसे जीके जीएस पढ़ना है और कितना पढ़ना है कि कितना पढ़ लें कि हम आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। कितने आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, जैसे क्या हो कि आपका सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट हो। देखो आपको पता है जीके जीएस क्या होती है, एक ओशन की तरह है, समुद्र की तरह है, वो कभी खत्म नहीं होती है। जैसे होता है ना कि जितना भी पढ़ लो वो कभी खत्म होने वाला नहीं, वो समुद्र है ना। तो इसलिए क्या होता है, समुद्र को कभी खत्म नहीं कर सकते, कभी भी ओशन को आप खत्म नहीं कर सकते ना। तो पता होना चाहिए कि आपको उस ओशन से कितना पढ़ना है। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि हाँ मुझे इस ओशन से इतना पानी लेना है, इतना पानी लेने के बाद मेरी प्यास या मेरा काम चल जाएगा, तो अगर आपको उतना पता है बस आपको उतना ही करना है। वरना अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे पूरा ओशन ही पढ़ना है और पढ़ के ही आपको क्या करना है, सिलेक्शन पाना है, तो कभी नहीं आएगा। सोर्सेज ना बहुत लिमिट रखने चाहिए। याद रखना जीके जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपके सोर्सेज है ना वो कैसे होने चाहिए, वो आपके लिमिट होने चाहिए। देखो क्या होता है, देखो होता क्या है, जो आपका ना जीके जीएस क्या होता है, ये एक तरीके का ओशन है, समुद्र, इसमें बहुत सारा पानी है जिसे आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कभी भी खत्म। बट अगर आपको ये पता हो कि आपको इतना पानी लेना है जिससे आपकी प्यास जा सके, तो क्या करना होता है, तो हमें बस उतना चाहिए जितना, जिससे क्या हो, जिससे आपका काम चल सके, जिससे आपका पेपर निकल सके, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर आ सके, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, हमें बस उतना ही चाहिए। देखो क्या करना है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके जो सोर्सेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो आपके लिमिटेड होने चाहिए। सोर्सेस में क्या हो, वो आपके लिमिटेड होने चाहिए। सोर्सेज इतने नहीं होने चाहिए कि नहीं आज हमने यहाँ से पढ़ा है तो कल हम कहीं और से पढ़ेंगे, आज हमने हिस्ट्री यहाँ से पढ़ ली, यार ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे टेस्ट सीरीज में, जो मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ तो मैं कहीं और से पढ़ लूँ, ऐसे पॉलिटी का कहीं और से कर लें। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तो कभी भी आपका जीके जीएस पूरा ही नहीं होगा, कभी भी आपका पूरा नहीं होगा हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके सोर्सेस हैं उन्हें हमेशा लिमिट रखना है, हमेशा। वो कभी भी, वो जितने कम सोर्स होंगे उतने बार क्या कर सकते हो, उतने बार आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उतने बार क्या कर सकते हो, आप अपनी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हो, है ना। अगर सोर्स इतने ज़्यादा होंगे आपके पास तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे आपकी करंट अफेयर आती है, करंट अफेयर तो बहुत बड़ी होती है। करंट अफेयर इंटरनेशनल में कुछ चल रहा है, नेशनल में कुछ चल रहा है, स्टेट में कुछ चल रहा है, तो आपको करंट अफेयर तो बहुत हो गई, तो क्या पूरे टाइम करंट अफेयर ही पढ़ते रहेंगे ना। बट आपको ये पता है कि मेरे एग्जाम में जो करंट अफेयर का रोल होता है वो कहाँ से आता है। तो आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर आती है वो कहाँ से आती है। अगर आपको ये पता है तो आप अपने हिसाब से करंट अफेयर पढ़ेंगे ना। ये तो नहीं कि पूरी करंट अफेयर पढ़नी, यूपीएससी के भी कोई करंट अफेयर है हमें वही पढ़नी है, किसी और एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर आ रही है मुझे वही पढ़नी है। तो करंट अफेयर तो बहुत बड़ा सोर्स हो गया ना। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर कितनी पढ़नी है वो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें, तो आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि कितना आपके लिए पढ़ना है, तो आपके सोर्सेस में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जितना जिसके लिए आप मतलब जो सफिशियंट होगा आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए। और करंट अफेयर जो है उससे आपको कौन कहाँ से पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब करंट अफेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टाइम बहुत कम बचा है आपके एग्जाम्स के लिए, पेपर आपके आने वाले हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, एनटीपीसी एग्जाम्स की भी डेट नहीं आई, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। पेपर आपके जनवरी तक हो जाएंगे, सीबीटी 1 के जो पेपर हैं वो जनवरी तक हो जाएंगे। तो पेपर का मतलब टाइम कम है आपके पास, तो उस हिसाब से हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको जीके जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी जीके जीएस, रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, किसी का तो मैं नहीं बता रही हूँ, अगर रेलवे में सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपकी जीके जीएस स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि 50 नंबर की एनटीपीसी में आपकी जीके जीएस आती है, 50 नंबर की आपकी आरपीएफ एसआई में जीके जीएस आती है, 50 नंबर की आपकी एसआई कांस्टेबल में आपकी जीके जीएस। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ना ये जीके जीएस को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास से छोड़ के जाने का। रीजनिंग 35 नंबर की आती है, प्रैक्टिस करते करते आपको रीजनिंग समझ आ जाती है, आप रीजनिंग कर लेते हो, मैथ्स में भी आप कर लेते हो। फिर डर सबसे ज़्यादा लगता है वो इसका, अगर 120 मार्क का पेपर आपका आ रहा है तो उसमें से 50 नंबर की तो जीके जीएस ही आ रही है। तो अगर आपको लगता है अगर आपने पूरे पूरे सही भी कर दिए ना जीके उसके, रीजनिंग के और इंग्लिश के, मतलब रीजनिंग और मैथ्स के, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें गलत की है तो आपका सिलेक्शन रुकेगा। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए
तो आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बहुत ना पर स्ट्रांग तो होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके लिए इसके लिए क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। तो आप देखते हैं आपके 50 नंबर जो है वो कैसे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। पहला पॉइंट पीवाईक्यूज, जो हम आपको जो हमने आपको बहुत कराए हैं। आपको पता होगा 2 महीने से लगातार हम आपको पीवाईक्यूज करा रहे हैं, बहुत अच्छे से कराए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को अब तक तो समझ आ गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि हम 2, 2.5, 3 महीने से आपके साथ पीवाईक्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने कर लिए हैं, कर लिए ना। 2-3 महीने से हमने क्या किए हैं, मन से हम पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं अपने ही चैनल पे। तो हमने क्या कर डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने क्या किया, आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, कैसे आ रहे हैं। और मैं हमेशा बताती भी रही हूँ आपको कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। सबसे अच्छा तरीका होता है कि पीवाईक्यूज करना, कि कभी कभी होता है ना सिलेबस में जो चीज़ मेंशन भी नहीं है वो भी आपके एग्जाम में आ जाती है। तो ये तो हमने कर ली है। ये तो आपकी क्या होती ना कि अब आप इस पे मत जाना, क्योंकि ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जो नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं बोलूँगी कि आप वो टाइम नहीं है कि आप वो करो, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो। तो होता क्या है ना, क्योंकि करंट अफेयर तो आपकी पुरानी हो जाती है, जीके जीएस तो कर सकते हो, करंट अफेयर आपकी पुरानी हो जाती है। तो क्या ये हम करा चुके हैं पहले से। तो अब हमें करना क्या, इतने कम टाइम के लिए करना ये है कि अब हमें क्या करने, हमें वो देखने टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि हमें पता है सबसे ज़्यादा अगर आप में जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके पॉलिटी से। कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हमारे पॉलिटी से। तो हमें क्या करनी, हमें पॉलिटी के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने। क्या करने हैं, हमें अपने पॉलिटी के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके जो आती है वो रेलवे में तो आती, पर रेलवे में पॉलिटी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। तो क्या करनी है, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके लिए, सोर्सेस, कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेस क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं। फिर आपके आर्टिकल एंड आपके पार्ट, आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पार्ट्स हैं, और आपके कौन से जो आपके शेड्यूल हैं, ये सारे के सारे आपको रटे होने चाहिए कि अगर आपके पार्ट 22 है तो कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है, अगर आपके 12 शेड्यूल हैं तो कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ। सबसे दूसरा क्या, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हो गए आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर क्या बचा, फिर हुआ आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल तो आपको, अगर आपने प्रियम्बल को एक बार पढ़ लिया ना पूरा बहुत अच्छे से, तो प्रियम्बल से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या होंगे, वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो हमने पीछे 4 टॉपिक देखे पॉलिटी के, कौन सा, एक तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स हो गए, एक आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, और एक आपका प्रियम्बल हो गया। अभी आपका पॉलिटी ही चल रहा है, हम आगे आते हैं। देखो क्या हुआ, अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं। आप क्या बचा, एक बचा आपका पार्लियामेंट, ये पूरा ही पढ़ना है। क्या बचा, ये बचा आपका एक पार्लियामेंट, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा का कौन सा आर्टिकल है, लोकसभा का कौन सा आर्टिकल है, आपकी स्पीकर कौन से होते हैं, डिप्टी स्पीकर क्या है, इनका रोल क्या होता है, जॉइंट सिटिंग कहाँ है, मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल मनी बिल क्या होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पढ़ना है। कि कहाँ पे, ये पढ़ना है पार्लियामेंट में। फिर पढ़ना है आपको प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनको मतलब ये इनका जो होती ओथ वो कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट के बारे में। साथ में आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इनके साथ ही क्या पढ़ना है, इनके साथ ही पढ़ना है आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, समझ के क्या पढ़ना है आपको, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। फिर क्या पढ़ना है, फिर पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। फिर लास्ट में पढ़ना है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, फाइनेंस कमीशन हो गई, क्या होगी, जैसे कि आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, ये बॉडीज क्या है, ये आपको पढ़नी है। और आपके एग्जाम पे ना एक चीज, जहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है वहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, वो बॉडी, उसका भी नाम क्या है, वो है आपकी एचआरडी, ह्यूमन डेवलपमेंट जो कमीशन है, ये आपको पढ़ के जाना। क्या डालना, ह्यूमन डेवलपमेंट जो कमीशन है ना आपका, वो आपको पढ़ के जाना है। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो कमीशन है वो आपको क्या है, वो आपको पढ़ना है। साथ में आपको यहीं पे क्या कर लेना है, यहीं पे आपको स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन देख लेना, उनके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अगर इतने टॉपिक, वैसे तो देखो आप अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखोगे ना तो आपके बहुत टॉपिक हैं, बट मैंने बहुत कम कर दिए हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, अगर आप 9 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो गारंटीड है पॉलिटी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। इतना अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अगर यहाँ से 10-15 क्वेश्चन भी आते हैं ना आपके एग्जाम में तो आप 10 से 12 कर लेंगे, बट फिर आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा, है ना, और जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी। अब क्या हो गया, पॉलिटी तो हमने कर ली, अब आते हैं हम हिस्ट्री पे, है ना, आप इस पे आएंगे। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे। देखो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, हिस्ट्री में कभी खत्म नहीं होती। एंशियंट अलग पढ़ो, मिडिवल अलग पढ़ो, मॉडर्न अलग पढ़ो, समझ ही नहीं आता क्या पढ़ना है। तो देखो आपको एंशियंट में पढ़ना क्या है, एंशियंट में आपको सबसे पहले पढ़ना है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में, कि बुद्धिज्म और आपका जैनिज्म होता क्या है सबसे पहले, है ना। वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा ना मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में, तो सबसे पहले क्या पढ़ना, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो ये आपको गलत नहीं करना है, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में। फिर पढ़ना है मॉडर्न पीरियड के बारे में, उसमें भी पढ़ना है अशोका के बारे में, है ना, इसमें भी पढ़ना है किसके बारे में, पढ़ना है आपको अशोक के बारे में कि अशोका ने क्या क्या किया था, ठीक है। और बस एक बार आप देख लेना गुप्ता पीरियड के बारे में, जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते गुप्ता पीरियड किससे, बट आते हैं तो कैसे आते हैं, जो आपके यहाँ पे लोग आए थे, जो फॉरेन ट्रेवलर हमारे इंडिया में आए हैं, जो फॉरेन के लोग इंडिया में घूमने आए हैं, उनके बारे में। जैसे आपका फायान आ गया, तो फायान जो आया वो किसके टाइम पे आया, ये चीजें, है ना। तो जो लोग घूमने आए हैं इंडिया में उन वो आए हैं तो किसके टाइम पे आए हैं, ये वाली बात आपको देख लेनी है। फिर देखो इसके बाद आता है मुगल पीरियड। दिल्ली के बारे में तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक टाइम पे होता ना कि थोड़ा सा चलो एक बार हम छोड़ देते हैं, बट हाँ एक बार आप देख लो कि कौन सा किंग आया है, उसका बस ये देख लो आर्किटेक्ट। क्या देखना है आपको, हमें क्या देखना, हमें ये देखना है कि उसका आर्किटेक्ट, इसका दिल्ली सल्तनत का हमें देखना है कि उन्होंने क्या क्या बनाया। दिल्ली सल्तनत का क्या देखना, हमें उसका सिर्फ आर्किटेक्ट देखना। फिर हम आते हैं मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड में हमें क्या देखना है, मुगल पीरियड में हमें देखना है आर्किटेक्ट तो देखने देखना, यहाँ पे भी साथ में हमें देखना है किसके बारे में, एक बार हम सारे जो भी आपके मुगल किंग रहे हैं, वो अकबर हो, जहांगीर हो और आपके शाहजहां हो, उन्होंने क्या क्या बनवाया है वो भी हमें क्या करना है, देखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आर्किटेक्ट के बारे में। कुतुब मीनार किसने बनवाया है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया है, 2.5 दिन का दरवाजा किसने बनवाया है, झोपड़ा किसने बनवाया है ना, ये लाल किला किसने बनवाया है, ताजमहल किसने बनवाया है, वो सारी चीजें तो आपको क्या करनी है, वो आपको यहाँ पे देखनी है अच्छे से, समझ गए। और एक चीज और देखनी है, वो क्या है, जो आपका सूर वंश आया था, शेरशाह सूरी के बारे में, बस थोड़ा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है भी नहीं, 5 मिनट भी आप 10 मिनट भी देख लोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो आप देखो कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया था, और जहाँ पे आपका प्रशासन के लिए कोई बहुत अच्छा काम करता है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना, हिस्ट्री हमने देख ली। अब हम मॉडर्न में भी आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या देखना है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट देखना है, और रिवॉल्ट में भी हमें ये नहीं देखना कि क्या क्या आपके इमीडिएट रीजन थे, क्या पॉलिटिकल रीजन थे, हमें ये देखना है कि कौन सा जो लीडर था उसने किस जगह से क्या किया है, अपने इवेंट को चलाया है, वो देखना है हमें। फिर हमें क्या देखना है, कांग्रेस आपकी कब बनी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, क्या देखना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें ये देखना है गांधी जी इंडिया में आए हैं, गांधी जी इंडिया में आए हैं उसके बाद हमारा देश कैसे आजाद हुआ है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, एनसीएम क्या था आपका, सीडीएम क्या था आपका, क्रिप्स मिशन क्या था, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, बस पढ़ना है हमें थोड़ा सा। और आपका कैबिनेट मिशन क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्या था, साथ में हमारा देश माउंटबेटन प्लान क्या था। फिर हमारा देश हो चुका है आजाद, तो हमें ये क्या देखने, हमें ये देखने ही हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एनसीएम, सीडीएम, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। वैसे देखो मैं आपको बताऊँ बहुत है पढ़ने के लिए, आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आए, तो पहले जो मैंने आपको टॉपिक दिया ना ये आप बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो हर चीज़ आपको करनी भी नहीं है। 50 में से 50 कोई भी बच्चा कभी ला ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँगी मैं 50 से 50 ले आऊँगी तो मैं भी नहीं ला पाऊंगी, 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता ही आपके से जो छोड़ने के लिए होते हैं। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है कि हमें 40 प्लस लाने, 41, 42, 43, 44, 50 सोचना ही नहीं है, 50 तो आपके आने ही नहीं है ना। तो जो टॉपिक है ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या करने हैं, हिस्ट्री के कितने टॉपिक बता दिए मैंने, ये हो गया आपके 6 और ये था आपका 7, 8 और ये आपके देख लेना 9, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, ये सारे आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। इतना अभी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, आप अभी इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में, आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़नी देख लो। ज्योग्राफी के ना कुछ टॉपिक आपके फिक्स हो रखे हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक तो हो गया आपका रिवर सिस्टम, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक क्या है, एक तो हो गया आपका रिवर सिस्टम, कि रिवर सिस्टम
चाहे वो इंडिया का रिवर सिस्टम हो चाहे वर्ल्ड का, दोनों का आएगा, ये आपको दोनों का पढ़ना है, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, दोनों का पढ़ना है। ये नहीं इंडिया का पढ़ना है, साथ में आपको क्या करना है, वर्ल्ड का भी देखना है कि कौन सी वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर है, कौन सी आपकी क्या है। साथ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्रास लैंड से बहुत आते हैं। किससे आते हैं? वो आपके ग्रास लैंड, कि आपका डाउन है तो कहाँ पे है, वेट्स है तो कहाँ पे पेरी ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड जो पूरे वर्ल्ड में है ना, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको ग्रास लैंड पढ़ने हैं, आपको डेजर्ट्स पढ़ने हैं। पूरी आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ज्योग्राफी की बुक उठाओ के एनसीईआरटी के पढ़ना शुरू कर दोगे, बिकॉज अब उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो आप वो करने नहीं बैठोगे। आप क्या करो, आप इनका एक फ्लो चार्ट बना लो, क्या कि टोटल आपके ग्रासलैंड कितने हैं, टोटल आपके डेजर्ट्स कितने हैं, वो चीजें, ठीक है। ग्रासलैंड हो गया, आपके डेजर्ट्स हो गए, है ना, और आपके रिवर सिस्टम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन आते हैं। अगर ज्योग्राफी आप इन्हीं से बहुत अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छे से हो जाता है ना। बाकी थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते ही हम कि हमारी अर्थ कैसे बनी, अर्थ का मूवमेंट कैसे हुआ, साइक्लोन कैसे हुआ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। बट इन 3 टॉपिक्स को अगर आप बहुत अच्छे से कर लो तो क्या होगा आपका, एक बार आप कोल्ड भी देख लो कि कोल्ड ओशन क्या होता है, हाँ ये सब देख लो, वरना तो आप ये 3 टॉपिक्स को ही देख लो, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स बहुत जनरलाइज आती है आपके एग्जाम में, क्या होती है, जो इकोनॉमिक्स होती है वो कैसी होती है, वो तो बहुत जनरलाइज होती है। इकोनॉमिक्स भी आपके एग्जाम में जो होती है, अगर आप नहीं भी पढ़े हो और आप थोड़ा सा सोच सकते हो, आसपास जो भी होता है वो आपकी इकोनॉमिक्स ही होती है ना, तो आसपास आपके जो घटित हो रहा है वो आपकी इकोनॉमिक्स है। तो अगर आप जनरलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी, क्या पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, जो आरबीआई निकालती है मॉनेटरी पॉलिसी वो। इसमें आपको सीआरआर, आरआर, एसएलआर ये क्या होते हैं, और आपका रेपो रेट, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है एक बार, क्या होता है। इसी के अंदर आते हैं सब चीजें, हमें क्या देखना, हमें देखना ये सब चीजें, सीआरआर, आरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये होता क्या है। फिर आपको क्या देखना है इसमें, फिर हमें ये देखना है कि एक बार हम देख लेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम। वैसे आपके एग्जाम में बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेशनल इनकम को, पर हम एक बार देखेंगे, अगर इन केस आपके एग्जाम में आ गए तो हम आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम के बारे में, तो हम पढ़ेंगे। हम एक बार क्या पढ़ेंगे, हम नेशनल इनकम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एटीएम आपका आ रहा है, साथ में हम आरबीआई के बारे में पढ़ के जाएंगे, आरबीआई क्या होती है, आरबीआई आपकी स्टैब्लिश कब हुई, आरबीआई का आपका काम क्या होता है, आरबीआई सबसे पहले कब बनी थी, वो आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो भी आपके क्या है शेड्यूल बैंक्स हैं, क्या है जो आपकी शेड्यूल बैंक हैं, कम से कम उनका हम क्या पढ़ेंगे, उनका हम स्टैब्लिश ईयर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और उनका हेडक्वार्टर, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। पीएनबी हो गई आपकी, एसबीआई हो गई आपकी, आरबीआई हो गई। क्या करना है, हमें बैंक्स पढ़नी है, बैंक को हमें बहुत अच्छे से, मतलब इतना नहीं घुस के पढ़ना है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि वो स्टैब्लिश कब हुई है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर उनका कोई चेयरमैन है और अगर उनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेवी हो गया, ये एसबीआई हो गया आपका, सेवी हो गया, ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी आपका इन्फ्लेशन बहुत तेजी से चल रहा है, तो आपका इन्फ्लेशन क्या होता है ये पढ़ना है। इन्फ्लेशन मेजर करने के तरीके क्या होते हैं, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि डब्ल्यूपीआई को हम कौन सा इन्फ्लेशन मेजर करते हैं डब्ल्यूपीआई का, तो हमें वो देखना है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो आता है वो है आपकी 5 ईयर प्लान। बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में 5 ईयर प्लान्स के बारे में, कि जो आपके 5 ईयर प्लान हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, कितने आपके 5 ईयर प्लान हैं, कहाँ से हमने इंट्रोड्यूस की, हमने कहाँ से लिया था, हम कहाँ से इंस्पायर थे, किस कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके 5 ईयर प्लान, उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इससे ऊपर आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं आते। देखो हमने अभी तक क्या देखा, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक है, ज्योग्राफी के बारे में देख लिया। टॉपिक्स मैंने बहुत कम टॉपिक्स कर दिए हैं, वैसे अगर आप आओगे ना पेपर के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो 180 प्लस आपके टॉपिक्स हैं, है ना। अगर आप ऐसे देखोगे पेपर के हिसाब से, अगर कैलकुलेट करोगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, बट अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से करते हो, मैं गारंटी देती हूँ आपकी 40 प्लस क्वेश्चन, 40 प्लस आपके क्या आएंगे, नंबर आएंगे। बट आपको फिर इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इनको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप देखो क्या होता है, आप देखो हो क्या रहा है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे आपका करंट अफेयर का क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और स्टैटिक जीके का क्या रोल। देखो क्या होता है, करंट अफेयर जो होती है और जो आप लोग पढ़ते हैं ना स्टैटिक जीके, ये दोनों ना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। देखो ये बात, स्टैटिक जीके
ये क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। कोई अगर आपका टेम्पल न्यूज में आ गया, वो न्यूज में था इसलिए पूछा गया और आपको लगा कि वो स्टैटिक जीके का है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्या करना, करंट अफेयर से अपडेट रखना है ना। अगर कोई टेम्पल आपका न्यूज में था तो वो स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में आती है, ऐसा नहीं आती। 5-6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आते हैं, 5 से कभी 7 भी हो जाते, कभी 8 भी हो जाते हैं। तो वो बेस्ड किस पे होते हैं, वो बेस्ड होते हैं आपके करंट अफेयर पे। कि मान लो कोई टेम्पल आपके न्यूज में था तो आपसे पूछ लिया वो टेम्पल कहाँ पे है, किस स्टेट में टेम्पल है, किस चीज के लिए फेमस है। मान लो कोई आपका डांस न्यूज में रहा, और अभी आपने देखा क्लासिकल न्यूज आपकी न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपने देखा जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है, जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज पहले कितनी थी, पहले आपकी 5 क्लासिकल लैंग्वेज थी, अभी नई क्लासिकल लैंग्वेज हमने ऐड करी ना। कौन कौन सी, हमने बंगाली ऐड कर दी है, हमने क्या करी, हमने आपके पाली लैंग्वेज की है, हमने प्राकृत लैंग्वेज की है। तो ये क्या किए एक्सेट्रा अभी अपने, और ये क्या की, ये हमने लैंग्वेज ऐड कर दी है अपने क्लासिकल लैंग्वेज में। तो ये देखो हो गया आपका करंट अफेयर का टॉपिक। और यहाँ इन्होंने क्या पूछ लिया, यहाँ इन्होंने इसका स्टैटिक जीके पूछ लिया। क्या पूछ लिया इन्होंने, इसका स्टैटिक जीके पूछ लिया। तो स्टैटिक जीके में क्या याद रखना है, हमें टेम्पल्स देखने हैं, अगर वो जो न्यूज में है उन्हें बहुत अच्छे से देखने हैं। कोई डांस फॉर्म न्यूज में रहा वो देखना है, कोई क्लासिकल लैंग्वेज अगर आपके न्यूज में रही हमें वो देखना है, कोई क्लासिकल डांस अगर न्यूज में रहा है हमें वो देखना है, क्लासिकल डांस अगर न्यूज में रहा है हमें वो देखना है। साथ में हमें क्या देखना है कि मान लो अभी कोई टाइगर रिजर्व बन रहा है, नया टाइगर, अभी आपको पता है पहले हमारे टाइगर रिजर्व 54 थे, अब एक और बन गया है 55 हो गया है। तो अगर कोई टाइगर रिजर्व आ गया ये आपको देखना है। साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंसस आपको पढ़ना है। ये आपका स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, यह है आपका सेंसस। क्योंकि 2011 के बाद अभी तक आपका सेंसस नहीं हुआ है। क्या हुआ, 2011 में आपका लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद अभी तक आपका कोई भी सेंसस हुआ नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, सेंसस हमें देखना है। क्या करना है, हमें सेंसस देख के जाना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सेंसस हमें देख के जाना है। देखो क्या हो गया, टेम्पल हो गए, डांस फॉर्म हो गए, क्लासिकल लैंग्वेज हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए या फिर आपके रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए। ये क्या हो गया, अगर ये न्यूज में है तो आप समझ लो यहाँ से आपके एग्जाम में नेशनल पार्क हो गए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्या आने हैं, क्वेश्चन आने फिक्स है। और आपका सेंसस, ये क्या हो गए, ये कुछ हो गए आपके स्टैटिक जीके के टाइम। और करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर में स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपके लिए स्पोर्ट्स की न्यूज। क्या है, एक सेकेंड, वो है आपके लिए स्पोर्ट्स की न्यूज। क्या है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो एक बार आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पोर्ट्स न्यूज जैसे कि अभी क्या आप देख रहे होंगे, आपको पता है स्पोर्ट्स न्यूज में क्या, कि मान लो अभी आपका पैरा ओलंपिक हुआ, अभी आपका ओलंपिक्स हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ना। अभी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। अभी इससे पहले आपका T20 वर्ल्ड कप, आपका वनडे वर्ल्ड कप इंडिया हार गई थी, किसके साथ हारी थी, वो कहाँ पे हुआ था। तो आपके जो स्पोर्ट्स के न्यूज़ है ये मत समझना करंट में वो 5 महीने का पूछ लेंगे। तो जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है ना, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई, वो कैसे होंगी, वो आपके पहले की पूछ। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़। यहाँ पे देख लो एक बुक्स भी आती हैं आपके, बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। ये हो गया आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो अब आपको पता होगा कि हमें पढ़ना कहाँ से है और हमें पढ़ना कैसे है ना। देखो पढ़ने को तो आप अपने आप से पढ़ सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है कि आप इसे पढ़ नहीं सकते। अगर आप अपडेट रख रहे हो अपने आप को तो आप इस जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं सारे अपने आप से भी पढ़ सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और रिवाइज कर रहे हो और एक अनुशासन में रह के पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मैं अनुशासन के साथ पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ, तो ये आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, ये आप आपको अपने आप से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें थोड़ी सी कमी हो रही है और हम बहुत रीजनेबल प्राइस देके, बहुत ही कम प्राइस में देके, कहीं हमें होता नहीं हम क्लास क्यों जाते हैं, ऑफलाइन क्लास हो रही हो या फिर हम अपने स्कूल क्यों जाते थे, घर पे तो पढ़ सकते हैं ना। क्योंकि घर पे हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो अनुशासन में नहीं रह सकते। हमें वो चाहिए होता है कि हम किसी जगह पे रहें और जिसपे हमें क्या हो, अनुशासन मिले, इसलिए क्लासेस चलती हैं, इसलिए टीचर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप करने बैठोगे आपको समझ नहीं आएगा पार्लियामेंट में क्या आएगा। और हम आपसे, मैं इतने टाइम से आपकी PYQs करा रही हूँ, मुझे इतना आइडिया है कि आपके GS में क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें आपको पढ़ाना कैसे है। सिलेबस गो थ्रू हो रखे हैं, PYQ जितने पढ़ रखे हैं हमें पता है ना। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, बहुत कम रीजनेबल प्राइस में
बहुत ही रीजनेबल प्राइस में क्या कर सकते हो, ये सब आप अपने आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो, रिवीजन करते रहो। मैं हमेशा अभी भी बोल रही हूँ आपसे कि अगर आप पढ़ सकते हो अपने आप से तो बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवीजन जितना हो सके इतना ज़्यादा रिवीजन करो, और जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो। जीके जीएस में बिल्कुल मत सोचो कि हमें सिर्फ रेलवे की प्रैक्टिस करनी है। अगर सीजीएल का पेपर इससे पहले हुआ है या फिर एमटीएस का पेपर हुआ, वहाँ से अगर आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके। आप जीके जीएस या फिर रीजनिंग या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, है ना, बट घबराना नहीं है, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो। बट जो टॉपिक्स दिए हैं आप इनके बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना, अगर आप पढ़ सकते हो। फिर अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी कमी आ रही है, थोड़ा सा भी आ रहा है, तो रिस्क लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपका एग्जाम बहुत पास में है, तो अब बहुत रीजनेबल प्राइस है, और इसमें भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ 70% आपका डिस्काउंट चल रहा है। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, ये देखो आपके कोर्सेज चल रहे हैं, एसआई का भी, कांस्टेबल का भी, क्या करना है, ये सारे आपके कोर्सेज देखो कितने कम प्राइस में चल रहे हैं, 499 में, 399 में, और ऊपर से देखो सारे आपके एलपी का है, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का है, जीके जीएस में ही पढ़ाती हूँ, जो आपके सब आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मॉक टेस्ट तैयार किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी टेस्ट सीरीज होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस होती है ना। तो क्या देखो अभी 70% का ऑफ चल रहा है हर एक कोर्सेज पे। हर एक कोर्सेज पे क्या हो रहा है, आपका 70% का फ्लैट ऑफ चल रहा है। सोचो कितना कम प्राइस हो जाएगा ना, इतना तो आप कर सकते हो। इतना तो एक महीने का आपका रिचार्ज का पैसा भी नहीं है, जियो ने पैसे बढ़ा दिए ना रिचार्ज के, तो इतना तो जियो का रिचार्ज का पैसा भी नहीं। जितने सस्ते आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से हम क्या कराएंगे, आपकी तैयारी कराते हैं, है ना। कोई उसमें वो नहीं होगी, आपके प्रॉपर मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होती हैं आपकी, और आप हमसे कोई भी डाउट हो किसी तरीके से आप पूछ सकते हो। लाइव क्लास में जब आते हो ना आप हमसे, तो डाउट पूछते, 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है ना, तो वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई क्या करना है, डाउट पूछना है, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको, ठीक है, डाउट, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को, आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करनी, क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करनी, ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करनी है। और आपको लगता है नहीं मैम से बात करनी है, मतलब मुझसे या फिर किसी और मैम से, रीजनिंग वाली मैम से या फिर सर से, किसी से, तो आप बोल देना कि आपको मैम से बात करनी, ठीक है। तो क्या करना है, ये आपका एक नंबर, इस नंबर पे कॉल करनी है ना। मैंने आपसे भी बोला है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। जो मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, प्रैक्टिस जितना हो सके वो करना है। और एक चीज़ और है, रात में 8 बजे आपकी क्लास चलती है इसी चैनल पे, रात में आपके 8 बजे क्लास चलती है एकदम से फ्री, यूट्यूब पे चलती क्लास, जहाँ पे हम आपकी मैराथन क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग की भी होती है, मैथ्स की भी होती है, जीएस की होती है, और आज मेरी क्या है, आपकी मैराथन क्लास भी है। तो आपको क्या करना है, वो वाली क्लास भी आपको देखनी, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैं कह रही हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इस नंबर पे कॉल करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरा नाम भी लेते हैं तो भी आपको क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, समझ आ गए होंगे आप लोग। चलो आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखो, रात में 8 बजे मिलेंगे, रात में 8 बजे होगी आपकी मैराथन क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।